CNBC के प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान में IBA के ऑडिटोरियम में मैं इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के सरबरा और गालिबन पाकिस्तान के नौजवानों में सबसे ज्यादा मकबूल रहनुमा कायद इमरान खान को खुशामदीद कहता हूं। और पाकिस्तान में ये इमरान खान थे, इमरान खान हैं जिन्होंने 63 साल तारीख में पहली बार वाहिद कप्तान जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। और इस एतबार से भी इमरान खान पाकिस्तान के सियासतदानों, ताजरों, वडेरों, जागीरदारों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं कि इन्होंने अपनी वालदा को इस तरह खिराज अकीदत पेश किया कि आज शौकत खानम के जरिए लाखों माओं के जो इलाज हो रहे हैं। और फिर जब लोग ये कहते थे, और शायद मैंने भी कहा, खान साहब ये सियासत है, आप सियासत में आ तो रहे हैं, कहीं 12वें खिलाड़ी ना हो जाए, सियासत क्योंकि वडेरों, जागीरदारों का है। लेकिन खान साहब ने 10 साल पहले शर्म का इजहार किया। On behalf of IBA faculty, IBA students, IBA staff and IBA alumni, we would like to welcome Mr. Khan at IBA. Khan साहब, मैं IBA की फैकल्टी, आपका सर, मैं स्टूडेंट्स का, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना शानदार मुझे वेलकम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा मुख्तसर सबसे पहले आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान की फ्यूचर लीडरशिप बैठी है, और अगर यूनिवर्सिटीज पॉलिटिसाइज नहीं होंगी तो आगे के लीडर्स किधर से निकलेंगे? और पॉलिटिसाइज का मतलब क्या होता है? पॉलिटिसाइज का मतलब यह नहीं कि आप यहां ग्रुप्स बना के यहां लड़ाइयां करें, एक दो डंडा मारें। पॉलिटिकल का मतलब कि इंसान होता ही पॉलिटिकल है, जानवर नॉन पॉलिटिकल होता है, इंसान पॉलिटिकल होता है। क्योंकि जब आप एक इंसानी माशरे का हिस्सा होते हैं तो आप सब पे जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने एक इंसानी माशरे में जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करना है। यह आप सब पे फर्ज है, यह आपके दीन में भी फर्ज है, यह दुनिया के अंदर जो भी इंसानी माशरा है उसमें इंसान और जानवर में यह फर्क होता है कि जानवरों को आप मारें, जो मर्जी करें, भेड़ बकरियों को जो मर्जी करें, कोई कुछ नहीं कहता, अपने अपने सारा देखते हैं। इंसानी माशरे के अंदर आप जब देखते हैं कि दूसरे इंसानों पे जुल्म हो रहा है, आप सब पे फर्ज होता है कि आप अपनी आवाज बुलंद करें। इसको कहते हैं जिंदा माशरा। बरतानिया के अंदर 20 लाख लोग सड़कों पे निकले। जब बरतानिया की फौज इराक में जा रही थी तो 20 लाख बरतानिया के लोग उसके खिलाफ मुजाहरा किया कि ये नाइंसाफी है। इसलिए पहले तो मैं ये पॉलिटिकल के ऊपर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी है आज जो पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2 दफा रेजोल्यूशन पास किया ड्रोन अटैक्स के खिलाफ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बयान आए हैं इसके खिलाफ। ये सारे दुनिया के ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है। कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने का। ये सब का ये बारबैरिक लॉज के अंदर है, सिविलाइज्ड नॉर्म्स के अंदर ये इस चीज को इसलिए गलत समझा जाता है कि हर इंसान का हक होता है अपने आप को बेकसूर साबित करने का अदालत में। दूसरी चीज, कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि बाहर से आके आपकी कोई सॉवरेंटी भी वायलेट करे। हमने जब पेशावर में धरना दिया तो वहां के लोगों ने आके बताया कि जब ड्रोन अटैक होता है कई तो मर जाते हैं,
उनके जिस्म जल जाते हैं, उनके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन कई जो बेचारे जख्मी होते हैं, जिनकी टांग या बाजू उड़ जाता है लेकिन जिंदा होते हैं, कहते हैं कि उनकी चीखों की आवाजें आती हैं और लोग उनके करीब इसलिए नहीं जाते क्योंकि दूसरा ड्रोन अटैक ना हो जाए। तो कई देर तक उन लोगों की आवाजें सुनते रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके पाकिस्तानी शहरियों से हो रहा है। इसलिए हम सब पे जब हम ये कहते हैं कि हमारा फर्ज है प्रोटेस्ट करना, ये आपका बाहसियत एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर शहरी आपके ऊपर सब पे फर्ज है। कोई इमरान खान के घर के ऊपर ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक जुल्म के खिलाफ जब आवाज बुलंद करेंगे तो अपने ऊपर जुल्म खत्म करेंगे। जब हम जुल्म के सामने सर झुकाएंगे और नाइंसाफी के खिलाफ, हमारे माशरे के ऊपर ये जुल्म मजीद बढ़ेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि किसी और की जंग में जब से हम शामिल हुए हैं 34,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन 70 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। बाहर से भी लोग गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान में भी लोग आज कोई बांध बांधने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यकीनन स्टार्ट हम तलवा आपसे करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि फैकल्टी के सवाल से आगाज हो जाए। जी, क्विक। अस्सलाम वालेकुम इमरान। My question is about your succession planning. Pakistan Tehreek-e-Insaf, you're taking big risk right now, going against big guns. आपके बाद अल्लाह ना करे, if something happens, हमारे साथ हो चुके हैं इतने बड़े बड़े सहने पिछले साल में. Is there anybody who can take this Tehreek forward once you retire or? Succession plan. अभी से आप खास आपको there are big risks, बहुत सारे हुए एक साल के अंदर हमारे साथ। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हामिद खान साहब हैं, जो लॉयर्स मूवमेंट की सबसे बड़ी इस वक्त, अगर लॉयर्स के अंदर जो ग्रुप जीतता है उसको कहते हैं प्रोफेशनल ग्रुप, जो कि हामिद खान लीड करते हैं। तो वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी जनरल हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। यहाँ हमारे नईमुल हक बैठे हैं, सिंध के प्रेसिडेंट। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट एहसन रशीद, असद कैसर फ्रंटियर के, हमारे कासिम सूरी हैं बलूचिस्तान से। और इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के पास वो टीम मिलेगी जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसमें दो खूबियां हैं। एक नजरियाती लोग हैं, क्योंकि 15 साल कोई पाकिस्तान में पार्टी ऑपोजिशन में नहीं बैठी, जिसको ऑप्शन मिले गवर्नमेंट में आए और वो ना आए अपने नजरिए के लिए, तो सिर्फ वो लोग बच जाते हैं जो नजरियाती हैं। और दूसरी चीज कि जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है वो है ईमानदार पॉलिटिशियंस की। आज तहरीक इंसाफ में वो पॉलिटिशियन हैं जो अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स अगर करते तो छोड़ गए होते। एक ऑपोजिशन में 15 साल बैठे हैं क्योंकि वो एक नजरिए में बिलीव करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है। तो बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्टीज है, वो आप हायर कर सकते हैं, लेकिन आप ना ईमानदारी खरीद सकते हैं और ना आप नजरिए को खरीद सकते हैं। My question is, how do you plan to come in power? I mean, the National Assembly, you just have 1 to 2 seats, and you mainly target educated youth. So my question is, how do you plan to come in power? Assalamu alaikum. My name is Kainat. My question is, you talk very passionately about the drone attacks, but the only way to stop a drone attack is to shoot it down. Think of it pragmatically. Is Pakistan ready militarily for the backlash by America? My name is Abir and I'm an MBA student. I would like to ask you that, do you think reducing government intervention in systems and in business and all the other areas of the economy, will that help us or will that create more problems for us in the long run? Okay, मैंने तीन सबसे पहले अब मैं पहला भूल गया, पहला क्या पावर के अंदर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बदल चुका है। आप जो भी एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो पुराने डेटे के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं कि जी पुराने जमाने में इस तरह ये पार्टी की इतनी वोट बैंक है, फलानी का इतना वोट बैंक है। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मुजाहिद बरेलवी जैसे एंकर्स ने, टीवी प्राइवेट इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल्स ने पाकिस्तान को बदल दिया है। आज आपके अंदर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पहले पाकिस्तान में नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पीटीवी था और अखबारों से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो चैट शोज से और करंट अफेयर प्रोग्राम्स पे जो अवेयरनेस आज पाकिस्तान में है।
तो पहले तो पाकिस्तान बदल चुका है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो पहली चीज, जो डेटा एनालाइज करते हैं, आपने पता नहीं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखी है या नहीं, जिसके ऊपर हम आज सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, कि 80 मिलियन में से 8 करोड़ में से 3 करोड़ 70 लाख जाली वोट है, 45% बोगस वोट्स हैं। तो आप पहले ये सोच लें कि 45% बोगस वोट पे असेंबली बैठी है और 3.5 करोड़ यूथ की वोट रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो 1 करोड़ वोट पे आज गवर्नमेंट कर रही है, जिधर के 37 मिलियन वोट बोगस है और 35 मिलियन वोट रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, नए इलेक्टरल रोल्स डिमांड कर रहे हैं। हर साल यूथ का जो वोटर है, जो नया वोटर है, 40 लाख नया वोटर हर साल आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान एक बड़ी तब्दीली से गुजरा है और इंशाल्लाह आपने कहा पावर में कैसे आएंगे, बैलेट के जरिए इंशाल्लाह आपको अगली इलेक्शन में लेके आएंगे। दूसरे आपने कहा, दूसरा आपका क्वेश्चन था ड्रोन, कि अगर हम ड्रोन्स को शूट डाउन कर दें तो क्या हम अमेरिका की दुश्मनी लेंगे? आपको यही नहीं पता कि ये हमारी इजाजत से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं, पब्लिक से मुनाफिकत हो रही है, पब्लिक से झूठ बोले जा रहे हैं कि जी हम मजम्मत करते हैं। इन्होंने इजाजत दी हुई है, जिस दिन पाकिस्तान फैसला करे और अमेरिका को कहे कि ड्रोन अटैक्स ना करे, वो नहीं करेंगे। और सिर्फ मुसीबत उसके बाद ये इनके लिए है कि उसके बाद इनकी एड बंद हो जाएगी। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि एक गवर्नमेंट जो कि अपने पैर पे जब तक नहीं खड़ी होगी, अमेरिका से इंडिपेंडेंट और एक सॉवरन फॉरेन पॉलिसी नहीं अख्तियार कर सकती। वो वही कर सकते हैं जो कर्जे और ये भीख ना मांगे। और सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था आपका फ्री इकोनॉमी और देखिए, जितनी गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करनी। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट दुनिया में फेल हो चुका है, लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइज कर दे और अवाम का गरीब को गरीब कर दे, अमीर को अमीर कर दे। मेरा जो पाकिस्तान का विजन है, वो पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनना चाहिए, वेलफेयर स्टेट, जिसमें हम टैक्स इकट्ठे करें, टैक्स बढ़ाए ना, टैक्स इकट्ठे करें, फ्री एंटरप्राइज को पूरा मौका दें। बाहर से आपका सबसे बड़ा एसेट ओवरसीज पाकिस्तानी है। जिस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी, वो इन्वेस्टमेंट ले आए, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। एक सवाल ऊपर से क्विक, यस आप भी आप कर लें। हाँ यस बेटा। सर आई एम खजर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम किसी भी लीडर को जब जज करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। सेकंड, हम उसका जो आइडियोलॉजी देखते हैं वो भी आपकी जो है उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मगर पॉलिटिशियन के लिए ज़रूरी है कि उसका पार्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी तक हमें तहरीक इंसाफ में कोई पार्टी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिल रहा कि जो सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ धांधली का, कि आप अगर वोट बैंक में आपकी कैंपेन आखिर चलाएगा कौन एरियाज में। सेकंड ये कि आप कराची आए हुए हैं, आप ग्रास रूट की बात करते हैं। ग्रास रूट की पॉलिटिक्स तो यहाँ पर हो रही है, मतलब एक 80 गज के मकान में रहने वाला शख्स यहाँ का मेयर बना है। तो सेकंड, यहाँ पे टारगेट किलिंग का इश्यूज हैं और दीगर इश्यूज हैं। तो आप कराची के जो लोग हैं उनके लिए कौन सी ऐसी नई बात कहेंगे कि वो इमरान खान को जो है कहें कि इस बार वही हमारा लीडर है? गुड क्वेश्चन। चलो तुम भी कर लो। मेरा नाम माहम है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आफ्टर ये उसामा बिन लादेन का जो हुआ है ऑपरेशन, पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूएस की तरफ क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। पहला जी, कराची पहले मैं 2 कर दूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं, फिर तीसरा जाता हूं। जैसे कि कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर 80s के अंदर कराची में वायलेंस ना होता तो ये दुबई इतना बड़ा डेवलप ना होता। ये कराची में सारी इन्वेस्टमेंट आनी थी। ये सिर्फ वायलेंस की वजह से कराची बिल्कुल राइप था टेक ऑफ के लिए। कराची के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजनेस सब कुछ था। यहां सिर्फ हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से कराची उस सतह पे नहीं पहुंच सका और यहां से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई चली गई। आपने पूछा कराची में कैसे हम ठीक करेंगे। कराची में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करना है, क्योंकि आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, रोजगार नहीं लोगों को मिल सकता जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं ठीक होता। वो कैसे ठीक होगा? पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें,
जब तक पुलिस इस कराची की पॉलिटिसाइज रहेगी, पार्टी के कारकुनों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, मेरिट पे नहीं किया जाएगा, अपने मिलिटेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा, दूसरों को मारने की कोशिश की जाएगी, कभी भी यहां अमन आने नहीं लगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको गैर जानिबदार पुलिस फोर्स चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सब, बल्कि ये सिर्फ ये कराची तो माइक्रो लेवल पे, पाकिस्तान में आपको सारी जगह ये चाहिए, एक पुलिस सिस्टम जो कि पॉलिटिसाइज ना हो। आपको पता है सारा जो हमारे देहातों के अंदर पॉलिटिक्स है वो थाना कचहरी की है, वो सारा थाने के जोर से वह पॉलिटिक्स होती है। ये फ्यूडल कल्चर क्या है? एक फ्यूडल कैसे लोगों को ऑप्रेस करता है? थाने के जरिए करता है। जेलों में, क्योंकि मैं एक जेल में 8 दिन गुजारे हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर आप कभी भी जेल की साइट सीइंग करने जाएं नहीं आपके वहां, तो वहां आप It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by Fiber Actives. Go deep inside to repair damage at the heart of hair. New DAV Intense Repair Therapy. जब तक हम इस मुल्क का पुलिस का सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, आप ये याद रखें, इस मुल्क में इतना अल्लाह ने दिया है, इसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन अल्लाह का एक कानून है, जब तक माशरे में अदल और इंसाफ ना हो, वो हजरत अली का कौल है ना, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। उसामा बिन लादेन के बाद पार्टी स्ट्रक्चर, देखें उसामा बिन पार्टी स्ट्रक्चर पाकिस्तान में बनाना मुश्किल इसलिए था कि यहां कोई पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप यहां अगर आप ऑपोजिशन में, आपको कोई पैसा ही नहीं देता पॉलिटिक्स में। हमारी पार्टी अगर चली है तो शुक्र है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो हमें बैक करते रहे। लेकिन अब ये पार्टी उस स्टेज पे है कि अब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे और ये हर महीने आप देखेंगे कि पार्टी फैलती जाएगी इंशाल्लाह। आपका जो सवाल है उसामा बिन लादेन का, देखें इससे हमें इतना नुकसान पहुंचा है कि शायद पाकिस्तान में लोगों को सही तरह अंदाजा नहीं है। आप अगर बाहर के अखबारात पढ़ते, जो हिंदुस्तान की चैनल्स देखते, बाहर देखते, अमेरिका में जिस तरह के आर्टिकल्स आए हैं, इससे यह है कि हमारी इतनी कुर्बानी के बाद जंग में, जो हमारी जंग नहीं थी, यह सबसे बड़ा जो झूठ बोला गया कि किसी की जंग को क्या हमारी जंग है, डॉलर्स के पीछे, हमने डॉलर्स के पीछे अपने लोगों का खून बेचा है। और आज ये हालात हैं क्योंकि ये एक झूठ के ऊपर सारी जंग लड़ी गई और इसमें हमारे हुक्मरानों ने मुनाफिकत की, क्योंकि लेने डॉलर्स थे और उन्हें भी धोखा दे रहे थे, अपने लोगों को भी धोखा दे रहे थे। उसामा बिन लादेन के बाद आज नतीजा यह है कि पाकिस्तान अपनी तारीख में सबसे ज्यादा खतरे पे, कोई भी बैकलैश उसामा बिन लादेन की कहीं बाहर हुई, उसका सारी दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखना है एज द हब ऑफ टेररिज्म। इसलिए हम वनरेबल हैं। और आपको पता है कि जब फैसल शहजाद जो टाइम स्क्वायर का फेल्ड बॉम्बर था, उसके बाद एडमिरल मलन ने आसिफ जरदारी को कहा कि अगर वो कामयाब हो जाता न्यूयॉर्क में तो 150 टारगेट्स पाकिस्तान में उन्होंने बॉम्ब करने थे, जिनके लिए हम इतनी कुर्बानी दे चाहिए, उन्होंने हमें बॉम्ब करना था। तो ये उसामा बिन लादेन के बाद ये और सिचुएशन बुरा हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो सॉवरन हो और जो बाहर की दुनिया को कहे कि जी हम अपने मुल्क में जिम्मेदारी लेते हैं दहशतगर्दी, कि हमारे मुल्क से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जो सॉवरन हो और जिसकी पाकिस्तानी अवाम में क्रेडिबिलिटी हो। Yes. My question is concerning what would your foreign policy be towards India? And instead of a general statement, could you give us like proper concrete plan? If you could break it down for us. Okay. Thank you. ऑन द होल अपनी फॉरेन पॉलिसी कहता हूं कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी होती है एक सॉवरन मुल्क की। एक गुलाम मुल्क फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता। आप आज ईरान की पाइपलाइन, हम नहीं कह सकते कि हम ईरान से पाइपलाइन ले सकते हैं, क्योंकि हम आजाद ही नहीं हैं और हमारा जितने भी रिलेशंस हैं वो हमें प्रेशराइज किया जाता है। क्योंकि जो आप जब एड मांगते हैं और कर्जे मांगते हैं
तो आप अपने पैर पे खड़े होकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं इख्तियार कर सकते। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो ये, हमें किसी से लड़ाई की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि एंटी अमेरिकन होने की, लेकिन दोस्त में और गुलाम में फर्क करना चाहिए। हमें एक आजादाना फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। अमेरिका अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बनाता है, हमें अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जो सारी वॉर ऑन टेरर है, ये हमने अपने लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पॉलिसी बनाई है अमेरिका के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये माइकल शूअर जो CIA का एनालिस्ट था, वो किताब में, वो एक आर्टिकल में लिखता है कि पाकिस्तान डिड अमेरिकाज डर्टी वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। तो हिंदुस्तान से जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए वो ये, हमारा कश्मीर के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा रहना चाहिए, कश्मीरियों को बैक करना चाहिए। कश्मीरियों से बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को बैक करना चाहिए। किसी किस्म की मिलिटेंसी पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। हमें सारे अपने रिलेशनशिप अफगानिस्तान से जैसे सेटल डाउन होगा, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी अफगानिस्तान से, जैसे ये मिलिट खत्म होगा, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान कनेक्टेड है। हिंदुस्तान से नॉर्मलाइज करने चाहिए रिलेशनशिप, डायलॉग से सारे मसले हल करने चाहिए और कश्मीर के ऊपर अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखना चाहिए, लेकिन मिलिटेंसी खत्म कर देनी चाहिए। I think the major problem what we observed in the last 65 years in Pakistan, कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटरवीन करती है। आमतौर पे परसेप्शन ये है। सो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी मैनेजिंग दिस पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट? अदर यू विल मैनेज लाइक नवाज शरीफ और जरदारी, और यू विल हैव इमरान खान अवे। व्हाट इज दैट वे? मैं इसका जवाब, अच्छा पहले तो एक चीज याद रखें कि मई 2 के बाद हमारी आर्मी के ऊपर और ISI के ऊपर एक पूरा अटैक है बाहर से। जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने एक मौका ढूंढा है, इस मुल्क की फौज और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, और फौज एक ही चीज है, ISI और फौज एक चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली टारगेट किया गया ISI को। और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये आपको सबको समझना चाहिए कि एक मुल्क की अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज फंक्शन ही नहीं करती तो मुल्क खुद ही कमजोर हो जाता है। वो कैसे, जिस तरह का हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान की अपना डिफेंस मजबूत नहीं होगा तो आपके सामने बाकी दुनिया में बर्बादी जो आ रही है। Yes. I am Basit Mehman and I am a student of final year here at IBA. My question to you is, सर ये जो आप धरना दे रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट क्या होने वाला है? हम लोग धरनों की बात करते हैं, जलसों की बात करते हैं, दैट पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर इन पाकिस्तान। पहले भी कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? प्रॉब्लम किसको आएगी? आम लोगों को आएगी। रोड बंद है, कल से रोड बंद पड़ा हुआ है, कल तक रोड बंद रहेगा। अगर लियारी में या मारीपुर में कोई बीमार हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो वो रोड आज भी बंद है और कल तक वो बंद रहेगा। आज हमारे इस मुल्क की 2 दिन के लिए ट्रेड्स बंद हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा वो पोर्ट का रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड से ट्रेड की वजह से कट के रह गया। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका गवर्नमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है या इसका आम आवाम पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब आपने फैसला करना है, क्या आप एक कंफर्ट की जिंदगी गुजारना चाहते हैं या एक आजाद और एक खुद मुख्तार मुल्क बन के रहना चाहते हैं? क्या आपने इकबाल का शाहीन बनना है या आपने वो गले में जंजीरें डाल के वो जो पूडल्स नहीं होते वो बनना है? क्या बनना है? क्या आपने टीपू सुल्तान की तरह जाना है या बहादुर शाह जफर की तरह जाना है? फैसला कर लें। Yes. Sir, the summary of what you have said up till now, according to my understanding, is that in order to change the current state of Pakistan, we need to mobilize, positively mobilize and politicize our uncorrupted youth, right? So that's the abstract concept. How do we vividly explain कि क्या करना है? Step number 1, step number 2, and so on. मैं इसको सिर्फ आपकी आर्गुमेंट को उसको एक और आगे लेके जाता हूँ।
बरतानिया में जब 20 लाख लोग निकले सड़कों के ऊपर इराक की वॉर के खिलाफ, तो कामयाब तो नहीं हुए, बरतानिया ने फिर भी इराक चले गई, लेकिन उन लोगों ने अपना फर्ज अदा किया। जब इस मुल्क में आसिफ जरदारी सदर बनने लगे, मेरी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। हमने क्यों प्रोटेस्ट किया? हमने कहा अपनी जनरेशंस को बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, कि उस आदमी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है जो कोई दुनिया में डेमोक्रेटिक मुल्क इजाजत ना दे। इसलिए आपके डेमोन्स्ट्रेशन से ये नहीं मकसद होता कि आप अपना जरूरी वो नेटो के वो खत्म हो जाएंगे या वो ये जो ड्रोन अटैक्स बंद हो जाएंगे, लेकिन आप सब एज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी उन इंसानों को जिनकी जाने जा रही है ऊपर, जो आपके पाकिस्तानी भाई हैं, जिन्होंने जिस इलाके ने वजीरिस्तान ने कुर्बानियां जान की दी, आज आजाद कश्मीर अगर आजाद है तो उधर से लोगों ने जाके वहां लड़े थे आजाद कश्मीर में, नहीं तो वो आज ये हिंदुस्तान का हिस्सा होता। उन लोगों को उनका जिनका कोई कसूर नहीं है, सारे इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन में वहां बॉम्बिंग हो रही है और उनके औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, और हम चुप करके कहेंगे जी हमारा थोड़ी देर के लिए वो सप्लाई बंद होगी जी, हमारी एक्सपोर्ट बंद होगी। हम किस किस के इंसान हैं? क्या हमें कोई फिक्र नहीं है? क्या आपके घर के ऊपर कल ड्रोन अटैक हो जाए, सपोजिंग आपके हो जाए, आप क्या करेंगे? आपके लिए कौन आएगा आपको बचाने के लिए? वो कहेंगे नहीं जी वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा जी, और मेरा देर हो जाएगा, मैं लेट पहुंचूंगा। ये तो क्या बात है जी? हाँ बेटा। My name is Mohammad Bashir Haider and I'm a student of MBA. My question to you is that currently there are free movements going on in the country for new provinces. 2 of them based on ethnic and language and 1 based on administrative issues. That is of Bahawalpur province, Saraiki province and Hazar province. Which one does your party support, provide that 2 of them are on ethnic and language basis, and which many of us think would create more problems rather than solving problems? देखिए जी, एथनिक बेसिस के ऊपर अगर हमने शुरू हो गया ना तो हम अपने मुल्क को तोड़ देंगे, ये इवेंचुअली ब्रेक पे ये टूटने पे जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द बेस्ट रन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की आबादी लाहौर से भी कम है, 25 कैंटन है, 25 सूबे हैं। लाहौर की आबादी से कम के 25 सूबे हैं, और एक सूबा तकरीबन सेमी ऑटोनमस है, सब फैसले सूबा अपने करता है। और स्विट्जरलैंड में यह डेमोक्रेसी का है कि अगर 40,000 सिग्नेचर किसी इशू पे कर दे, नेशनल रेफरेंडम करवाना पड़ता है। तो ये इसे कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। असल डेमोक्रेसी होती है जो लोगों को एम्पावर करती है। तो उस हद से बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होने चाहिए, लोगों को सहूलत, लोगों को ग्रास रूट पे एम्पावर करना चाहिए। और हमारा एक बड़ा अजीम पाकिस्तानी था डॉक्टर अख्तर हमीद खान, उन्होंने जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट किया था वो हमें सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना चाहिए, जिधर गांव के लोगों को एम्पावर करें। और अगर फ्यूडल सिस्टम खत्म करना है, गांव के लेवल पे लोगों को एम्पावर करें, गांव के नीचे थाना करें, गांव के नीचे प्राइमरी स्कूल करें, गांव के नीचे उनका बेसिक हेल्थ यूनिट करें। और जिस वक्त थाना गांव के नीचे आ गया, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन सराइकी सूबे के बारे में तय नहीं करा, अभी पॉलिसी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सूबे छोटे होने चाहिए, लेकिन इस पर डिबेट होनी चाहिए। और एथनिसिटी के ऊपर जब आप सूबे बनाएंगे, मुल्क जाएगा टूटने की तरफ। हाँ, क्विक बेटा, चलो तुम क्विक। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुजीबर रहमान एंड माय क्वेश्चन इज़ दैट कि हम तकरीबन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको आजमा चुकी है और अब आपको आजमाना चाह रही है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी में तब्दील ना करेंगे, जिस तरह के हमारे मुस्तकबिल में हुक्मरान करते हैं और कर रहे हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर तो लोग कहेंगे जी फिर क्यों वोट दें, फिर क्यों? मैं ऐसे कह, जिंदगी देखें, एक बात सुने, कभी जिंदगी में भी कोई गारंटीज होती हैं? कोई गारंटीज नहीं होती। मैं आज मसलन आप अगर इलेक्टोरेट हैं तो ये इसी तरह ही है कि आपने नौकरी देनी है, सारे आपके सामने हम सियासतदान बैठे हैं, आपने हमारे में से फैसला करना है कि आपने किसको चूज करना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं अगर जॉब एप्लीकेशन लूंगा तो सारे लोग आएंगे, अब मैं उनके जॉब एप्लीकेशन, आपने भी जॉब, आपके सामने जॉब एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो आप कैसे फैसला करेंगे?
आप फैसला एक तरह करते हैं। मैं किसी को नौकरी दूंगा, आपने यूनिवर्सिटी में किसी को नौकरी दी, सबसे पहले आपका उससे सवाल क्या पूछेंगे, आपने पहले क्या किया है? पहला क्वेश्चन होगा, आपने पहले माजी में क्या किया, आपकी क्या डिग्री किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने किया क्या है? ये सबसे पहला क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो आपको एक चीज सामने आएगी कि हाँ इसकी क्वालिफिकेशन बेहतर है, इसकी रेफरेंसेस लेंगे वो भी ठीक है, इसको नौकरी देनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी गारंटी नहीं है कि वो ठीक काम करेगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये बहुत जेन्युइन सवाल है और आपके पास आज ये फोरम है इसको क्लैरिफाई करने के लिए। जिस तरह आज आपका धरना फैसिलिटेट हो रहा है कराची में तमाम एजेंसीज की तरफ से, जिस तरह आपका धरना पेशावर में फैसिलिटेट हुआ, परसेप्शन तो ये बनेगा ना सर? मुझे अच्छा मैं कैसे हो रहा है मुझे ये बताएं कि मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो मुझे भी बता दें कि ये फैसिलिटेट कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके सारी उस बेचारी तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज कि इसको अपोज कैसे करेंगे? हम तो कह रहे, देखें ना, अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको अपोज करती है वो अपनी पॉलिसी के खिलाफ चली जाती है, वो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशंस के खिलाफ चली जाती है, वो कैसे अपोज करेंगे? देखें ना, अगर तो गवर्नमेंट के हम रेजोल्यूशन के अगेंस्ट धरना कर रहे होते, हम पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे होते, तो ये फिर कहते कि जी इनको हटाओ, एजेंसीज इनको ना करने दें। लेकिन जब अगर वो हमें हटाते हैं, वो उनकी मुनाफिकत सामने आ जाएगी, क्योंकि उनकी पब्लिक पोजीशनिंग तो ये है कि धरने नहीं होने चाहिए। आज भी आर्मी चीफ का बयान आया हुआ है, यूसुफ रजा का बार बार बयान, आपके उसामा के बाद पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन आई हुई है, तो अब वो कैसे अपोज करेंगे? इसलिए कोई देखिए, तहरीक इंसाफ वो पार्टी है, इसकी लीडरशिप वो लोग हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, कोई चीज हमें नहीं दे सकता। जिस पार्टी को ऑफर्स थी इतनी ज्यादा, और मुझे 1988 से ऑफर्स थी, आज से 23 साल पहले से वजारत की ऑफर थी, तो अगर बिकना ही था तो पहले चले जाते। अगर आज 15 साल वाहिद पार्टी है जो ऑपोजिशन में बैठी है, जिसको ऑफर्स थी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने की, अगर वो आज तक बिकी नहीं है तो अब क्यों जाके बिकेगी जब पब्लिक उसके साथ चल पड़ी है? ओके। So why did you take such a huge leap from cricket to government, and why didn't you do something for cricket when itself faces so much controversies and politics? I mean, cricket gave you your identity. You are Imran Khan today because of that cricket. So why didn't you do something for that? उसकी वजह यह है कि अगर हम मुल्क ठीक करेंगे, क्रिकेट खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्रिकेट ठीक भी कर सके, मुल्क को कौन ठीक करेगा? If your party is to come into government, the fact of the matter is that there will always be corrupt politicians. So what is your practical method of dealing with these corrupt politicians, and particularly feudals? Number one, if you have rule of law, अगर आपके मुल्क में कानून की बालादस्ती है, कभी भी करप्ट पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि दुनिया में करप्शन ये नहीं कि पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क है जिधर करप्शन थी। सिंगापुर ने क्लीन किया, महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में करप्शन खत्म की। सारे जो यूरोपियन कंट्रीज का जो मॉडल है, मसलन इंग्लैंड में क्यों नहीं करप्शन? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो उनका नैब है उसको कहते हैं नेशनल ऑडिट कमीशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ऑडिटर्स हैं, अपने लॉयर्स हैं। कोई भी करप्शन का केस गवर्नमेंट में हो किसके, आप सीधा उसको देते हैं, वो उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें वो इम्तियाज नहीं करते कि गवर्नमेंट में ही ऑपोजिशन में। और जब आप गवर्नमेंट की करप्शन चेक करते हैं तब करप्शन खत्म होती है, क्योंकि असल करप्शन तो गवर्नमेंट में है, और वो होगी तब जब आपका इदारा आजाद हो, आपकी अदलिया आजाद हो, और आपका करप्शन ब्यूरो आजाद हो, और आपकी इलेक्शन कमीशन इतनी आजाद हो कि क्रिमिनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दे। ओके, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर सवाल खाना एक सुन लेते हैं, फिर कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, आपने बात करी कि यूथ आपके साथ है एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन कंप्राइज्ड ऑफ यूथ, लेकिन जो आपके कन्वेंशन अटेंड करती है वो लिटरेट यूथ है जो कि 10% से भी कम है। तो हाउ डू यू विश टू रीच द रिमेनिंग 90% कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पाकिस्तानी पीपल आर मूव्ड बाय इमोशंस रादर देन लॉजिक? क्योंकि आप जो लाहौर वगैरह के अंदर धरने देखते हैं उसके अंदर आई लव यू वगैरह वाली बातें पॉलिटिशियंस कर रहे होते हैं, और वो हम उन्हें वोट अच्छा बेटा, आपने ये भी सवाल कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि कहा यह जा रहा है कि
तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से मैं चाहूंगा कि बेशुमार सवाल हैं, इस सवाल को भी शामिल करें कंक्लूडिंग। लोग ये जानना चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में वो हो सकता है 6 माह हो और या 12 माह बाद हो, पाकिस्तान में फौजी स्टैब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग है, जैसे कि आपने कहा, पाकिस्तान में फ्यूडल और सनतकार भी बहुत स्ट्रांग है। खान साहब, अगर वाकई पाकिस्तान के नौजवानों ने आपको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचा दिया तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इमरान खान का पहला, दूसरा, तीसरा कदम क्या होगा? इसके लिए आपने होमवर्क किया है खान साहब? मैं वाइंड अप कर देता हूं सारा। देखिए, सबसे पहले तो इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश दी है, कामयाबी उसके हाथ में, कोशिश पूरी करेंगे। मेरा ये इंस्टिंक्ट है कि ये इलेक्शन में तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। वो इंस्टिंक्ट इसी तरह है जिस तरह मैं आखिरी 5 वर्ल्ड कप खेला, आखिरी वर्ल्ड कप खेलने से जाने से पहले मेरी इंस्टिंक्ट थी कि हम वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, हालांकि हमारी टीम फेवरेट नहीं थी। सारे दोस्तों को मैंने कहा कि पाकिस्तान आ जाओ, ये वर्ल्ड कप हम जीत के आ रहे हैं। उसी तरह मेरी इंस्टिंक्ट है कि हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं भी जीते तो कम से कम अगर मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं एंड में अपने अल्लाह को यह कह सकूंगा कि मैंने अपने मुल्क के लिए कोशिश पूरी की। आप सबको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। देखें, कभी भी ये जमीनी हकायक, ये रियलिज्म, इसके कभी खुदा के वास्ते गुलाम ना बनना। कोई बड़ा काम नहीं करोगे। अगर आपने दुनिया में कोई बड़ा काम करना है तो आइडियलिज्म लेके आओ, बड़े ख्वाब देखो, वो उनके रास्ते में ना चलो कि जी अच्छा जी ऐसी दुनिया चलती है, ऐसी हम चलते रहेंगे, कि अच्छा जी यहां तो सियासत है ही करप्ट लोगों की, तो इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को वो लोग तब्दील करते हैं जो जमीनी हकायक को कबूल नहीं करते, जो आइडियलिस्ट होते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं। अगर मैं ये रियलिस्ट होता, ना मैंने क्रिकेटर बनना था, सारे मुझे कहते थे इमरान आपके कजन्स में ज्यादा टैलेंट है, आप में तो टैलेंट ही नहीं था। मैं जब बड़ा हो रहा था मैं जब पहला टेस्ट खेला टीम से मुझे उन्होंने निकाल दिया और अखबार में हेडलाइन थी इमरान कांट उसके बाद मुझे कहते थे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, फिर कहते थे फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं बन सकता। फिर पाकिस्तानी टीम जब हम खेलने जाया करते थे शुरू में तो कहते थे कि इज्जत से हार जाओ, जीत नहीं सकते हम, वो बाकी तो वगैरह वगैरह। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की, 20 में से 19 डॉक्टरों ने कहा नहीं बन सकता पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल। तो ये जो सारी जिंदगी आपको लोग कहते रहेंगे कि ये नामुमकिन है। नामुमकिन सिर्फ वो चीज है जो आप एक्सेप्ट कर ले नामुमकिन है, नहीं तो कोई चीज भी मुमकिन है। मैं आईबीए के ऑडिटोरियम में आपकी जानिब से, फैकल्टी की जानिब से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं।